हेलो मेरे प्यारे भाई बहन। तो आज हम एक नई क्लास चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूपी टेट, यानी कि हिंदी व्याकरण आज से स्टार्ट होगी। एक हमारे मित्र और एक मेरे भाई जो आज आप सभी के सामने एक अपनी क्लास लाने जा रहे हैं। ठीक है, आइए सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम यूपी टेट का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है और हम आज से स्टार्टिंग वर्ण पढ़ाएंगे और इस वर्णमाला पढ़ाएंगे जिससे आपको यूपी टेट में बहुत मतलब कि लाभ मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यानी जितने भी भाई बहन हैं तो वीडियो को आप सभी को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है जो यूपी टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, 2023 की। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं वर्ण और ध्वनि की। वर्ण और ध्वनि क्या होता है? वर्ण और ध्वनि के बाद अक्षर आता है, तो वर्ण और ध्वनि। वर्ण और ध्वनि, ध्वनि के बाद हम जब भी कहेंगे तो अक्षर आएगा, अक्षर के बाद शब्द आएगा और शब्द के बाद पद आएगा, पद के बाद पदबंध होता है और पदबंध के बाद उपवाक और उपवाक के बाद वाक होता है। तो बात करते हैं पहले शब्द क्या होता है। ठीक है, चलिए हम शब्द की बात करते हैं। तो इसको एक बार हम और समझा दे रहे हैं, फिर इसको हम मिटा देंगे। वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि, जैसे हम मुझसे कुछ बोलते हैं तो वर्ण या ध्वनि। इसके बाद आपका अक्षर आएगा, अक्षर बोलते हैं वर्ण या ध्वनि को। इसके बाद हम अक्षर को शब्द बोलेंगे, अक्षरों से शब्द बनता है, शब्द से एक पद बनता है, फिर पद के बाद पदबंध होता है और इसके बाद उपवाक होता है, उपवाक के बाद वाक्य होता है। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं और हम आपको आगे बढ़ते। शब्द क्या है? अक्षरों का वह स्वरूप जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। उसे शब्द कहते हैं। अक्षरों का वह स्वरूप जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, तो शब्द क्या होता है? जैसे हमने कमल ले लिया, उदाहरण के तौर पर हमने कमल लिया, कमल। एक बार फिर देखेंगे शब्द। शब्द क्या है? अक्षरों का वह स्वरूप जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल का एक निश्चित अर्थ है, मतलब कमल माने, अब कमल तो कहीं खिलता है इसलिए कमल का एक अर्थ है। अब इसके बाद बात करेंगे हम पद की। ठीक है बच्चों, तो पद जो होता है, शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उसे पद कहते हैं। ठीक है, पद क्या है? शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे
कमल खिलता है। तो यहाँ जो पद हो गया हमारा कमल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं शब्द की। इसे बच्चों नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह स्वरूप, सार्थक शब्दों का वह स्वरूप, या बोलेंगे सार्थक शब्दों का वह एक निश्चित अर्थ या भाव जिसे हम शब्द कहते हैं। सार्थक सार्थक शब्दों के एक निश्चित सार्थक शब्दों के एक निश्चित भाव या जिसे हम बोलते हैं अर्थ प्रकट हो, उसे शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों का एक निश्चित भाव या अर्थ प्रकट हो उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द जैसे कमल खिलता है। अब ये हमारा पूरा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे वाक्य लिखना भूल और यहाँ पे शब्द लिखना भूल, वाक्य लिखना भूल। तो वाक्य परिभाषा जो हो गई, सार्थक शब्दों का एक निश्चित भाव या अर्थ प्रकट हो उसे हम वाक्य कहते हैं। ये हमारा पूरा वाक्य हो गया। ठीक है बच्चों, ये पूरा हमारा वाक्य हो गया। जैसे कमल खिलता है, ये पूरा वाक्य हो गया। तो याद रखना कि वाक्य किसे बोलते हैं? तो सार्थक शब्दों का एक निश्चित भाव या अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कमल खिलता है। अब आगे बात करते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसको नोट कर लीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है। पहला है मूल स्वर। तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है। दो रूपों में देखिए, पहला है हमारा मूल स्वर। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। बात करते हैं मूल स्वर की। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है।
मूल स्वर जो है इनकी संख्या 4 होती है। वो 4 कौन से हैं? आ, ई, उ, ऋषि। ये हमारे 4 मूल स्वर हैं। अब बात करते हैं संधि स्वर। तो संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ। तो मूल स्वर हो गया आपका 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। अब संधि स्वर की बात करें तो ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे संधि स्वर है। अब संधि स्वर को हम 2 भागों में बांटे हैं। तो 2 भाग कौन से हैं संधि स्वर के? ये देखिए यहाँ पे। पहला हमारा होगा मूल दीर्घ स्वर। दूसरा होगा संयुक्त दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 3 होती हैं और इनकी संख्याएं 4 होती हैं। तो हम मूल दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो इनकी संख्या 3 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। इनकी संख्या जो होती हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 होती है। ये संयुक्त दीर्घ स्वर है। संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या 4 होती है और मूल दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है। अच्छा, इस जो ये मूल दीर्घ स्वर है इसको हम कहेंगे आ, धन आ और आ से मिलकर बड़ा आ बना हुआ है। इसके बाद करेंगे ई धन ई से मिलकर बड़ी ई बनी हुई है। उ धन उ से मिलकर बड़ा उ बना है। समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है। मूल दीर्घ स्वर संख्या 3 होती है। आ और आ से मिलकर बड़ा आ, ई और ई से मिलकर बड़ी ई, उ और उ से मिलकर बड़ा उ होता है। ठीक है। संयुक्त दीर्घ स्वर की बात करें तो ये ए, ये अगर संयुक्त है, संयुक्त का मतलब होता है कि ए किससे मिलकर बना है? तो आ धन ई से मिलकर ए बना है। जैसे देखिए या इधर साइड में लिख कर लीजिए, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि नीचे बहुत हो गया दिखेगा। संयुक्त दीर्घ संयुक्त दीर्घ स्वर की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वो 4 कौन से हैं हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त का मतलब होता है ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है। ये और ये चारों जो हैं। तो याद रखना संयुक्त दीर्घ स्वर 4 होते हैं। एक इससे मिलकर बना है। ए की बात करते हैं, ए जो है हमारा आ धन ई से मिलकर बना है ए। ऐ की बात करते हैं तो ये हमारा जो है आ धन ए से। ओ की बात करते हैं आ धन उ से। और औ की बात करते हैं तो आ धन ओ से।
एक बार फिर देख लीजिए। संयुक्त दीर्घ स्वर संख्या कितनी होती? 4 होती है। ए आधन ई से मिलकर ए बना है और आधन ए से मिलकर ए बना है। ओ की बात करें तो आधन ऊ से ओ बना है और औ की बात करें तो आधन ओ से औ बना है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट हेडिंग की। इसको बच्चे नोट कर लीजिएगा आप। तो वर्ण की बात करते हैं। वर्ण हमारे कितने होते हैं? 52। इनको 2 रूपों में बांटा गया है या 2 प्रकार से ऐसे। पहला है हमारा स्वर। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33। और स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर की संख्या होती है 11। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो पहले हम स्वर की बात करेंगे, फिर बाद में व्यंजन की बात करते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब स्वर, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब स्वर को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन से होते हैं? पहला हमारा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर बोलेंगे। इसी को हम मूल स्वर बोलेंगे। इसी को हम एक मात्रिक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ह्रस्व, मूल, एक मात्रिक, इनकी संख्या 4 होती है। कौन से हैं वो 4? आ, ई, उ, ऋ। आ, ई, उ, ऋषि। ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। इन्हीं को हम मूल स्वर बोलते हैं। इन्हीं को हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। बात दूसरे करते हैं, दीर्घ स्वर। इन्हीं को हम बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, इन्हें संधि स्वर इन्हें बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। अगला नंबर जो तीसरा है, प्लुत स्वर की बात करते हैं। तीसरा प्लुत स्वर है। इसी को बोलते हैं त्रैमात्रिक स्वर। इनकी संख्या 0 होती है। इन्हीं को ये जो है ये हमारा अवग्रह चिन्ह है। ठीक है, ये प्लस स्वर है।
त्रैमात्रिक स्वर, ठीक है, इनकी संख्या 0 होती है। अब तो व्यंजन में हमारा आता है सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किन्हें कहते हैं? जो मतलब जिनका वर्गीय व्यंजन, जैसे स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो हम पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन इनकी संख्या होती है 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? का वर्ग, चा का वर्ग, टा का वर्ग, ता का वर्ग, पा का वर्ग। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, धा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, म। ये हमारे स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। ये वर्गीय, इसको हम स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनके देखो का वर्ग मतलब इनके 5 अक्षर हैं, या पंचवर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंतःइष्ट व्यंजन की। तो अंतःइष्ट व्यंजन जो होता है, इष्ट व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती? 4 होती है। अच्छा, अंतःइष्ट व्यंजन को हम और बोलते हैं कोमल, हृदय वर्णी, ठीक है। अंतःइष्ट व्यंजन को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम और नाम से जानते हैं, कोमल, हृदय वर्णी। मतलब अंतःइष्ट व्यंजन को हम कोमल व्यंजन भी कहते हैं, हृदय वर्णी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। वो कौन से हैं? देखिए, या, रा, ला, व। ये हमारे अंतःइष्ट व्यंजन है, या कहो कोमल, हृदय वर्णी, ठीक है। लेंगे हृदय वर्णी, इन्हीं को बोलते हैं। दूसरे की बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की। इसके बाद बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम और किस नाम से जानते हैं? सल या संघर्षी, ठीक है, याद रखिए। इनकी संख्या कितनी होती? 4 होती हैं। वो कौन से हैं? श, श, स, ह। ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, या इन्हीं को हम सल व्यंजन कहते हैं, ठीक है। सही है यार, तब बच्चा समझ जाए, ठीक। तो सा, 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 हा, ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। इन्हीं को हम बोलते हैं संघर्षी। ये बहुत संघर्ष करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की जो बात करें तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। अब वो 4 कौन से हैं? देखिए, छा, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। ये 4 हैं।
और ये चार किन से मिल के बना है ये अभी हम आपको बता दे रहे हैं। का धन सा। त्रा की बात करें ता धन रा, और ज्ञा की बात करें तो जा धन इया, और सरा की बात करें तो सा सिटकारी वाला और रा। ये देखो ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। छ त्रा ज्ञा स्रा। छ किससे मिलके बना है का धन सा, त्रा किससे ता धन रा, ज्ञा जा धन इया, स्रा सा धन रा, इससे मिलकर बना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म में बात करते हैं। तो बच्चे इसीलिए अगर हमने आपको पढ़ाया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खूब शेयर करिए और बच्चों को जोड़िए। ठीक है बच्चों, नमस्ते।